कितनी दफ़ा हमने कहा एक दूसरे को अलविदा, और कितनी ही दफ़ा हमने ये फैसला पक्का तोड़ा है। ना तुम रह सके मेरे बगैर और ना ही मैंने तेरी यादों को तन्हा छोड़ा है। वो बात और है कि मेरे लंबे संदेशों का जवाब एक पंक्ति में ही देते हो तुम। पर सच ये भी है कितनी दफ़ा मेरे लिखे खत छिप छिप कर पढ़ते हो तुम। शिवांगी शर्मा के लिखे इन शब्दों से होकर ही गुजरती है आज की कहानी, मेरी कहानी। सुबह के लगभग 4 बजे थे और मैं धुंधलके में ही कानपुर रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठी थी। टिकट काउंटर पर भी कोई नहीं था, बस कुछ गिने चुने लोगों के सिवा। मैंने टिकट विंडो पर जाकर दिल्ली का टिकट लिया। सुबह सुबह का टाइम था तो थोड़ा कोहरा सा था और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी, तो मैं वेटिंग रूम में आकर बैठ गई। बड़ी गहन खामोशी थी वहाँ, मेरी जिंदगी की तरह। मैं आदी थी इस खामोशी की। ये चुप दीवारें ही तो साथ होती थी मेरे सुबह से शाम तक। वैसे सामने वाली बेंच पर एक बुजुर्ग पति पत्नी बैठे थे, पर उनके होने न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था मुझे। उन्हें देखकर लगता तो नहीं था कि उन्हें इंतजार का ये लंबा टाइम काटने के लिए किसी से बात करने की जरूरत भी थी। ट्रेन के आने का समय तो 7:30 था, पर लेट थी आज। कानपुर टू दिल्ली ट्रेन 9 बजे आएगी अब। मैं खिड़की के पास पड़ी बेंच पर ही बैठी थी तो बाहर देखने लगी। आसमान थोड़ा नारंगी दिखने लगा था अब कहीं कहीं। धुली साफ सी सड़कें, पेड़ों के पत्तों से टपकता पानी, कुछ बूंदें कहीं कहीं फूलों की पंखुड़ियों पर ठहर गई थीं, और उन्हीं कुछ बूंदों से जैसे वो मुरझाया फूल भीगकर अपना जीवन जी गया हो। पर मेरी जिंदगी में अब बरखा का ये असर नहीं होता। गुलदस्ते में लगे फूलों की तरह ही कुछ समय के बाद बिखर गया था मेरा और दीपक का प्यार। पहले कभी इसी प्यार में शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आंखों ही आंखों में एक दूसरे के मन की बात पढ़ लेते थे हम। पर धीरे धीरे जाने कब ऐसा होता गया कि अब तो एक दूसरे के कहे शब्दों का भी अर्थ समझ नहीं आता, तो दोनों ने ही बात करना कम कर दिया था। फिर इस चुप्पी की गहरी खाई गहराती ही चली गई हम दोनों के दरमियान। मैं खिड़की से बाहर देखते देखते अपनी ही जिंदगी की उलझन में उलझी थी कि तभी एक आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बड़ी मीठी सी आवाज़ थी। मैंने नज़रें उठाकर देखा तो यही कोई 40-45 साल के आसपास की एक औरत थी। खुले बिखरे बाल भीगकर चेहरे पर चिपक आए थे। हल्के नीले रंग की साड़ी में वो ऐसे लग रही थी जैसे खुले मौसम के बाद धुली हुई चांदनी। इतनी सुंदर कि मेरी नज़र बस ठहर सी गई उस पर। हाँ हाँ प्लीज़, क्यों नहीं, कहते हुए मैंने अपना सूटकेस सीट से उठाकर नीचे रख लिया। ये बारिश भी अचानक से ही तेज हो गई। मैं तो देखो पूरा ही भीग गई हूँ। मैं ज़रा चेंज करके आती हूँ, तब तक प्लीज़ आप मेरे सामान का ध्यान रखेंगी क्या? उसने कहा तो मैं क्या मना करती। मेरे हाँ कहते ही वो अपना सामान वहीं छोड़कर वॉशरूम में चेंज करके आ गई। पीले रंग के सलवार सूट में भी खूब जच रही थी वो। कानों में छोटे छोटे झुमके और माथे पर छोटी काली बिंदी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अनुपमा है। मैं एक पीडियाट्रिक डॉक्टर हूँ। दिल्ली रहती हूँ वैसे तो। कानपुर एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आई थी। बस काम हो गया तो अब वापस अपने घर, कहकर मुस्कुरा दी। मैं किरण, यहीं कानपुर ही रहती हूँ। दिल्ली मेरी बड़ी बहन है, उसी के घर जा रही हूँ रहने। मैंने भी अपना थोड़ा परिचय दिया। अरे वाह, छुट्टियाँ मनाने, उसने कहा तो मेरे अंदर का तूफान में छिपा नहीं पाई और 2 बूंद आंसू गालों पर चले आए। कोई बात नहीं किरण, कभी कभी अंदर चल रहे तूफान को बांध कर रखना ठीक नहीं होता है। वैसे तो हम अजनबी हैं, क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ अपने अनकहे जज्बात बांट ले तो।
गाड़ी आने में तो अभी कई घंटे हैं। फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने। अनुपमा ने कहा तो मैं ना चाहकर भी खुली किताब की तरह पन्ने दर पन्ने पलटती गई अपने अतीत के। पता है अनुपमा जी, मैं और दीपक कुछ सालों पहले जब पहली बार मिले थे तो बाकी लोगों की तरह तो बिल्कुल भी शुरू नहीं हुई थी हमारी कहानी। हम लोग एक सब्जी तरकारी की दुकान पर मिले थे। कहते कहते मुस्कुराहट सी आई मेरे होठों पर। ओ रियली? मैं शुरू से ही थोड़ा खान पीन और सेहत का ध्यान रखने वालों में से हूँ। उस दिन तब मैं सब्जी वाले की दुकान पर थी। भैया, आपके पास ऑर्गेनिक मशरूम है? जी हमारे पास तो ऑर्गेनिक सब्जियां नहीं है। यहाँ कौन ऑर्गेनिक खाता है, बहुत महंगा पड़ता है, कोई लेता ही नहीं तो रखें किसके लिए बहन जी। मैंने सब्जी वाले से पूछा तो उसने मना ही कर दिया। छोटे शहरों में कौन खाता है ऑर्गेनिक सब्जियां, महंगी पड़ती हैं। एक्सक्यूज मी, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आवाज़ सुनकर पलटी तो मेरे पीछे नीले रंग की टी शर्ट और ब्लैक जीन्स में एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था। आपकी क्या सब्जी भाजी की दुकान है? मैंने हैरानी से पूछा। एक तरह से यही समझ लो, मैं बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ। मैं और मेरा एक दोस्त पार्टनरशिप में करते हैं। यहीं कानपुर में हमारे ग्रीन हाउसेस भी हैं। हम लोग छोटे स्केल पर लोगों को बताते भी हैं कि कैसे घरों में आप बिना केमिकल्स के सब्जियां उगा सकते हैं। उसकी बातें, उसके बोलने का अंदाज, उसकी पर्सनैलिटी, मैं मंत्रमुग्ध सी हो गई थी। बस कुछ दिन की दोस्ती, फिर इश्क के कुछ महीने और उसके बाद तुरंत फुरत ही हम शादी के बंधन में भी बंध गए थे। घर वाले भी खुश थे हम दोनों के कि चलो अपने कानपुर के कानपुर में ही रिश्ता हो गया। कितने रुमानी और गुलाबी दिन थे वो, बादलों से हल्के और बरसात की बूंदों की तरह जादुई। मुझे उसकी हर बात अच्छी लगती थी, जैसे बात बेबात पर उसका गुनगुनाना या हौले से मेरे कानों के पास आकर मेरा नाम पुकारना। बस एक दूसरे का साथ, इससे ज्यादा हम दोनों कुछ नहीं चाहते थे। पर समय के साथ न जाने कब इस चाहत के मायने बदलने लगे थे। मैं उसकी तरह सक्सेसफुल नहीं थी अनुपमा जी। मुझे फैशन डिजाइनर बनना था तो अपना एक छोटा सा बुटीक शुरू किया था मैंने, घर के एक कमरे से। किरण, क्या जरूरत है तुम्हें ये सिलाई की दुकान खोलने की? ऐसे 150 रुपए के लिए दिन भर खटती रहती हो। दीपक का ये कहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। माना कि मैं उसकी तरह नहीं कमा रही हूँ, पर अपनी कोशिश तो कर रही हूँ पूरी लगन और मेहनत से। आज नहीं तो कल जरूर अपने सपने हासिल होंगे मुझे। ऐसे ही दिन ब दिन ये छोटी मोटी बातें शिकायतों में बदलती चली गईं। जहाँ पहले मुझे उसका हर छोटे से छोटा काम करना भी अच्छा लगता था, उसके बिना कहे ही, पर अब मैं चाहती थी कि वो अपने कुछ काम खुद तो करे, ताकि मुझे अपने बुटीक के लिए भी थोड़ा समय मिल सके। अब हम बात करते भी तो झगड़े हो जाते थे, इसीलिए हमारी बातें छोटे छोटे नोट्स के जरिए होने लगी थी। खाना फ्रिज में रखा है, मुझे कुछ देर लगेगी बुटीक में, या कल सुबह मैं मम्मी के घर जाऊंगी, आते आते देर रात हो जाएगी। या कभी वो लिख देता, आज दोस्तों के साथ बाहर खाने का प्लान है मेरा, इंतज़ार मत करना। ऐसे ही नोट्स लिखकर हम फ्रिज पर मैग्नेट से चिपका दिया करते थे, और फिर ये आदत में ही शुमार हो गया। महीनों ऐसे ही गुजर गए थे। घुटन होने लगी थी मुझे इस चार दीवारी में, जैसे एक ही छत के नीचे दो अजनबी। पिछले सप्ताह तो उसे अपने काम से कहीं जाना पड़ा तो 2 दिन तक घर नहीं आया, पर मुझे बताकर तो जाता ना, बस आकर कह दिया कि मुझे ध्यान नहीं रहा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है अब। एक सामाजिक बंधन है तो रहे जा रहे हैं साथ। ख्याल तो रोज आता था कि चली जाऊं कहीं दूर, पर जाने क्या था जो वापस खींच लेता था। पर आज एक ही पल में वो डोर टूट गई। मैंने फिर भी एक नोट फ्रिज पर लगा छोड़ा है,
सो रहा था दीपक, मैं चली आई आज सब कुछ छोड़कर। आज तक मैंने इतना सब कुछ किसी से नहीं कहा था, क्या कहती, पर आज अनुपमा के सामने मैंने अपना अतीत खोल दिया। उसने भी कितने धैर्य से सुना था। किरण, मेरा उम्र का तजुर्बा तुमसे लगभग 10-15 साल का ज़्यादा तो होगा ही, लिहाजा जिंदगी का भी ज़्यादा हुआ। ऐसे तो मेरे पति कभी नहीं बनी हमारी, मतलब हम दोनों एक बात पर कभी एक मत हो गए हों, मुझे तो याद नहीं कि कभी ऐसा हुआ भी होगा। पर वो हमेशा मुझे मना लिया करते थे। पायलट थे, कहते थे कि चलो अभी तो मान जाओ, हंस दो ना, जब मैं वापस आऊँगा तब लड़ाई कंटिन्यू करेंगे। हाँ, और जब तक वो आते तो लड़ाई किसे याद रहती, नया दिन होता, नई शुरुआत। पर इस रूठ ने मनाने के सिलसिले में मैं हमेशा ही जीतती रही, क्योंकि हमेशा वो ही मुझे मना लेते थे। और अब अनुपमा ने अपने बारे में बताना शुरू किया तो मैंने भी और जानना चाहा। हम नहीं मनाते, उसने गहरी सांस लेकर कहा। जबकि लास्ट टाइम शायद जब हमने झगड़ा किया था तो गलती मेरी ही थी। ओह, इसका मतलब अब आप साथ नहीं हैं क्या? डिवोर्स? अरे तो क्या हो जाता, आप माफ़ी मांग लेती, क्या हारना जीतना। मैंने अनुपमा के कंधे पर हाथ रखकर कहा तो उसने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथों में रख लिया। मैं ही हार गई किरण। लास्ट टाइम जब हमारी अनबन हुई तो उन्होंने भी नहीं कहा था कुछ, और ऐसे ही चले गए थे बिना कुछ कहे, और फिर लड़ाई सुलझी ही नहीं, क्योंकि वो वापस आए ही नहीं। वो प्लेन क्रैश हो गया था किरण, कोई नहीं बचा, मैं हार गई। होनी को तो कोई नहीं रोक सकता, पर काश उस दिन मैं उन्हें मना लेती। कहते कहते अनुपमा की आंखें नम हो उठी थीं, जिन्हें उसने अपने बड़े से चश्मे के पीछे छिपाना चाहा। किरण, मैं नहीं जानती कि कौन सही है तुम्हारी कहानी में और कौन गलत, पर इतना जान गई हूँ तुम्हारी आंखों से कि अभी इस डोर का एक सिरा उलझा है कहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं नहीं कहती तुमसे ये अगर मैंने महसूस नहीं किया होता तुम्हारा उसकी परवाह करना। तुम वहाँ पूरी तरह से नहीं आई हो, नहीं तो क्यों वो नोट छोड़ कर आई हो उसके लिए? इसीलिए ना कि वो परेशान ना हो तुम्हें ना पाकर, जैसे तुम हो गई थी एक दिन। शायद कुछ गलती तुम्हारी भी तरफ से हुई होगी। बस मैं तो यही कहूँगी किरण कि तुम अपने हिस्से की माफ़ी मांग लो। अगर प्यार होगा तो देखना दूसरा सिरा भी खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएगा। नहीं तो कभी कभी हमारे अपने इतनी दूर भी चले जाते हैं कि फिर वापस नहीं आते। अनुपमा ने कहते कहते अपनी कलाई में बंधी घड़ी की ओर देखते हुए कहा, ओह ये लो, ट्रेन का टाइम भी हो गया है, बातों ही बातों में पता भी नहीं चला। रेलवे प्लेटफॉर्म पर अब लोगों की चहलकदमी शुरू हो गई थी। खिड़की से बाहर देखा तो बारिश भी थम गई थी। बारिश के बाद धूप खिली तो आसमान में 7 रंग बिखर उठे। चलती हूँ किरण, कहकर अनुपमा ने अपना सामान उठाया और बाहर निकल गई। ट्रेन आ गई थी। मैं उसे जाते जाते देख रही थी। उसकी मंजिल तो आ गई थी, पर शायद ये मेरी मंजिल नहीं थी। मैं रेलवे स्टेशन से बाहर आ गई अपना सूटकेस उठाकर। टैक्सी भैया, लाजपत नगर जाना है। ये मेरी मंजिल की दिशा थी। बस ये कहानी यहीं तक।